नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज रामपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसडीएम मिलक के कार्यालय के सामने महिला ने जहरीला पदार्थ खाया था। कार्यालय के सामने बेहोश होकर गिर गई थी महिला। एसडीएम मिलक ने सरकारी गाड़ी से पहुंचाया था अस्पताल। न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद महिला को इलाज मुहैया कराया गया। पुलिस के कार्रवाई न करने से जहरीला पदार्थ खाया था महिला ने। न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद शासन से रिपोर्ट मांगी गई है। तो देखिए, न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है रामपुर में, जहां किस तरीके से कार्यालय के बाहर महिला ने जहरीला पदार्थ खाया और लगातार पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिसके चलते महिला निराश होकर उसने ये कदम उठाया और न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। महिला को इलाज मुहैया हो पाया है। अब तो न्यूज वन इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है रामपुर से। ये खबर, जहां एसडीएम कार्यालय के सामने महिला ने जहरीला पदार्थ खाया था। मैं तहसील में आया तो मैंने कलेक्टेड तहसील सभागार के सामने देखा कि एक महिला बेहोश पड़ी हुई है। तो मैंने त्वरित इस पर कार्रवाई की और खुद इनको सीएससी ले गया मैं तहसीलदार साहब की गाड़ी में। उसके बाद सीएससी को इनको भर्ती कराया, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था कि क्यों ये बेहोश हुई है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ इन्होंने कबूल किया कि मैंने कुछ पॉइजनस पदार्थ का सेवन किया है। उसके बाद जो है इनको जो है वो जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया था और वहाँ पे इनका अच्छा इलाज हुआ। और जो भी इलाज होने के पश्चात ये यहाँ पर आई हैं और मेरे से मिलने आई हैं। और उस दिन भी 2-3 दिन पहले भी मेरे से इनकी मुलाकात हुई थी। तो मैंने इनको एसएचओ साहब को भी फ़ोन करके निर्देशित किया था और जो इनका प्रार्थना पत्र था तो उसको भी मैंने मार्क करके एसएचओ साहब से कार्रवाई के लिए प्रेषित किया था। और आज एसएचओ साहब ने मेरे को ये अवगत कराया है कि आज इनके पूरे परिवार को बुलाया था सुलह के लिए और इसके बीच में ये प्रकरण हो गया। क्या सर, क्या मांग थी इनकी शिकायत पत्र में? शिकायत पत्र में इन्होंने एसएचओ साहब को और मेरे को शिकायत पत्र में ये लिखा था कि वही जो इन्होंने प्रकरण बताया सास ससुर, जो पारिवारिक कलह का एक प्रकरण था। ये मेरे पास आए थे, वहाँ पे पहले एसएचओ साहब के पास गए थे, उसके बाद मेरे पास। चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, क्या जानकारी है? देखिए, किस तरीके से पूरा मामला रहा, जहां एसडीएम कार्यालय के बाहर महिला ने जहरीला पदार्थ खाया था। क्या ये पूरा मामला था? क्योंकि बड़े आरोप भी लग रहे हैं कि पुलिस कर्मियों ने कोई भी मदद नहीं की। क्या पूरा ये मामला है, संक्षिप्त में बताइए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है कल 11 बजे के लगभग का है। इसमें एक महिला आती है और वो विषाक्त या जहरीले पदार्थ खाकर एसडीएम के सभागार साहब में बेहोश होकर गिर जाती है। जिसको देखने के माना है जैसे ही एसडीएम साहब अपने कार्यालय पहुंचते हैं और वो वहां उस महिला को देखते हैं तो उसको अपनी सरकारी गाड़ी से मदद करते हुए वो सीएचसी लेके जाते हैं और सीएचसी जाने के बाद उसकी हालत फिर देखते हुए उसको हायर सेंटर रेफर किया जाता है, जहां उसको फिर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया जहां उसका उपचार हुआ। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, घटना होने के तुरंत बाद न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को चलाकर लोगों को अवगत कराया कि इस महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जो कि एसडीएम कार्यालय के बाहर बेहोश हो गई, गिर पड़ी, जिसको लेकर एसडीएम पहुंचे। तो इसका इम्पैक्ट ये रहा कि फौरन ही आनन फानन में आला अधिकारियों को इसकी खबर लगी और उच्च अधिकारियों ने इसमें संज्ञान लेकर की जानकारी की। एसडीएम मिलक ने इसमें फौरन ही उनकी मदद तो की, साथ ही इनको उनका महिला का उपचार कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई और उनको स्वस्थ कराकर शाम वो लेकर आए और लेके आने के बाद एक वीडियो उनका जारी किया गया, जिसमें एसडीएम साहब का भी वीडियो था कि जिसमें बताया गया कि वो किस कारण से उसने जहर खाया था। जहर उसने पारिवारिक क्लेश की वजह से खाया था, जिसमें उसका ये आरोप है कि उसकी सुनवाई पुलिस नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो परेशान होकर उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि उसको बचा लिया गया, वो इस वक्त स्वस्थ है। उप जिलाधिकारी मिलक ने अपने प्रयासों से उसको स्वस्थ कराया,
उसकी मदद की, अपनी गाड़ी से ही लेकर पहुंचे। और जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका अदा की, अगर ये मिलक के कोतवाल अपनी भूमिका अगर सही से अदा कर पाते तो ये नौबत नहीं आती, महिला को विषाक्त पदार्थ नहीं खाना पड़ता, जहर उसे नहीं खाना पड़ता और ये इतना बड़ा मामला नहीं होता। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया पर खबर चलने के बाद इसका संज्ञान लिया गया और महिला के उपचार के बाद उसको सकुशल उसके घर पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल फहीम, और देखिए अब रिपोर्ट भी तलब की गई है, तो रिपोर्ट क्या कुछ उसका आधार रहेगा ये भी बताइए। जी, जिस से घटना हुआ है, इस घटना में की उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने का ये मामला है। इसमें शासन से लेके जिलाधिकारी तक ने रिपोर्ट तलब की है कि ये घटना किस तरह से हुई थी। हालांकि अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, ये घटना किस तरह से हुई और इसके पीछे क्या वजह थी, ये सब चीजें सामने आ चुकी हैं। और इसमें स्थिति जो है वो पूरी तरह से ये है कि अब ये रिपोर्ट उप जिलाधिकारी की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी जा चुकी होगी कि इसमें क्या कहाँ कमी रही है, क्योंकि ये जो सीधा सा मामला है ये मिलक कोतवाली के कोतवाल की चूक का मामला है, जिसमें उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ये घटना घटी। अगर पुलिस नहीं करती तो ये घटना नहीं घटती। तो ये पूरा मामले की जो जानकारी है वो उच्च अधिकारियों तक जा रही है और ये यहाँ से फिर शासन तक भी जाएगी। तो ये इसमें ये बिल्कुल कहना साफ होगा कि ये महिला ने उत्पीड़न से तंग आकर और पुलिस सुनवाई न होने के कारण उसने ये आत्मघाती कदम उठाया और इसमें उप जिलाधिकारी मिलक ने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए उसका उपचार कराया। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा ये पूरा मामला रहा है और न्यूज़ वन इंडिया की खबर का ये असर भी। बहुत शुक्रिया फहीम आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों के सिलसिले में बढ़ते हैं आगे, जहां आज प्रकाश पर्व के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रकाश पर्व की सभी को बधाई दी। उसके बाद कहा कि सिख गुरुओं का गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक जी ने मानवता का रास्ता दिखाया है। इतिहास गलतियों से सीख लेने की प्रेरणा देता है। गुरु नानक जी का जीवन देश को समर्पित रहा है। तो देखिए आज प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु नानक देव जी को याद किया गया। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई दी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही कहा कि सिख गुरुओं का गौरवशाली इतिहास रहा है। गुरु नानक जी ने मानवता का रास्ता दिखाया, इंसानियत को जागरूक वो करते रहे अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, पूरे सफर के दौरान। इतिहास गलतियों से सीख लेने की प्रेरणा देता है, ये महत्वपूर्ण बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। साथ ही साथ गुरु नानक जी का जीवन देश को समर्पित रहा है। प्रकाश पुंजी है जिन्हें हम गुरु नानक देव जी के नाम पे स्मरण करते हैं और आज उनके इस पावन प्रकाशोत्सव के अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। देश और धर्म के लिए आत्मा बलिदान देने की एक अच्छी परंपरा जो आज भी एक इतिहास का निर्माण करती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, एक नया ऊर्जा समाज को उनसे प्राप्त होती है। इतिहास केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, इतिहास एक प्रेरणा होती है, इतिहास एक मार्गदर्शक होता है। इतिहास हमें अतीत की गलतियों से सबक सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान करता है। आखिर गुरु नानक देव जी का ननकाना साहेब का वह पवित्र स्थल हमसे अलग क्यों, और वहां पर इस प्रकार के भव्य आयोजन करने से पाबंदी भी क्यों? ये सब भी हम सबको अवश्य विचार करना चाहिए। इतिहास के उन स्वर्ण अक्षरों के लिए जिन्हें आज हम सिख गुरुओं का स्मरण करते हैं, जिनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनसे भी हमें प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए।
बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की हिमाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां, लगातार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी कड़ी में कांगड़ा, कुल्लू, शिमला की विधानसभाओं में भी प्रचार करेंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल में चुनावी रैलियों के बाद मथुरा के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। तो देखिए, लगातार हिमाचल प्रदेश में जनसभा कर रहे हैं सीएम योगी, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और एक फायर ब्रांड नेता होने के नाते बीजेपी के बड़ा मॉडल वो हिमाचल प्रदेश में रखते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की राह में आगे बढ़ रहा है, उसी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश वासियों से बड़े वादे और बड़ा आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ देते नजर आ रहे हैं। चुनाव के लिए बेहद ही कम समय है और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लखनऊ से अब अगली खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। जहां अब गुजरात में भी सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। धार्मिक स्थलों से जुड़ी सीटों पर रैली होगी। कमजोर सीटों को मजबूत करने की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर रहेगी। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों ही अहम चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। और इसके लिए बीजेपी के लिए दोनों ही बहुत ज्यादा अहम है। और इसके लिए बीजेपी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है उनके फैसलों से, कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात में भी रैली करते नजर आएंगे। धार्मिक स्थलों से जुड़ी सीटों पर वो रैली करेंगे। कमजोर सीटों को मजबूत करने की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर रहेगी। तो देखिए, किस रणनीति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात में भी मैदान में उतरते हैं, ये देखना होगा। लेकिन लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिसके चलते अब सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात का भी दौरा करेंगे। रुक करते हैं और अपडेट देते हैं आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी, जहां 2 दिवसीय मथुरा का दौरा होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। देर शाम मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। जवाहर बाग में महाराज कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। आज मथुरा में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। 9 नवंबर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट का भी लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। 5:35 पर वेटनरी गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां शाम 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाहर बाग कार्यक्रम में खास वो शिरकत करेंगे। 8 बजे तक सांसद हेमा मालिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और इसी के साथ महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के लाइंड अप हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता गगन पंडित हमारे साथ जुड़ गए मथुरा से। गगन, क्या जानकारी? देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है मथुरा का। क्या कुछ बड़े कार्यक्रम और खास रहने वाला है इस दौरे के दौरान? जी देखिए, आज देर शाम 5:30 बजे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे। मथुरा पहुंचने के बाद मथुरा पहुंच के वेटनरी गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे। तकरीबन 1.5 घंटे वेटनरी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। वेटनरी गेस्ट हाउस में रुकने के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से रवाना होंगे। सांसद हेमा मालिनी द्वारा महाराज का जो कार्यक्रम जवाहर बाग में आयोजित है, वहां पे जवाहर बाग में तकरीबन 1 घंटे महाराज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद वापस जो है वेटनरी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। वेटनरी गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद वहां रात्रि विश्राम करेंगे। रात्रि विश्राम करने के बाद जो है अगले दिन यानी कि कल सुबह जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से रवाना होंगे। रवाना होकर जो है हेलीकॉप्टर से वृंदावन पहुंचेंगे। वृंदावन में भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन वालों के गुरुकुल विद्यालय है, वहां पहुंचेंगे। गुरुकुल में जो छात्र हैं गुरुकुल के, उनको संबोधन करेंगे। वहां पे बलराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और दुग्ध का भी उद्घाटन करेंगे। उसी के चलते उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस वेटनरी आएंगे। वेटनरी से फिर आगरा के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल। और इस दौरान देखिए, समीक्षा भी होगी। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की कोई खास बैठक भी निर्धारित है इस दौरान, गगन? देखिए, सूत्रों से बताया जा रहा है कि जो 1.5 घंटे का जो आरक्षित समय है, जो 1.5 घंटे जिस समय जो आरक्षित रखा गया है, उस 1.5 घंटे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गगन आपका तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे। कानपुर से अब अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां केबिन क्रू मेंबर्स को बंधक बनाया गया है। मर्चेंट नेवी के जवानों को गिनी में बंधक बनाया गया है और साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। 26 क्रू मेंबर्स को बंधक बनाया गया है। गिनी देश में बंधक मर्चेंट नेवी का शिप जहां बंधक बने हैं। रोशन ने मदद की गुहार लगाई है, जो कि कानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। मोदी सरकार से लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है इस पूरे मामले में। तो देखिए, पश्चिम अफ्रीका के गिनी में भारतीय मर्चेंट नेवी के साथ अन्य देशों के 26 क्रू मेंबर्स 3 महीने से बंधक हैं। उन पर कच्चे तेल की चोरी का आरोप लगाया गया है। बंधक बनाए गए लोगों में 16 लोग शामिल हैं, जिनमें कानपुर के रोशन अरोड़ा भी शामिल है। रोशन मर्चेंट नेवी में असिस्टेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। बंधक बनाए जाने की सूचना के बाद से ही परिजन परेशान है। नमस्कार, मैं कैप्टन तनुज मेहता, हीरोइक गिनी का कप्तान। हम आज को अभी जहाज से 15 लोगों को उतार के इक्वेटोरियल गिनी मलाबो में एक डिटेंशन, एक जेल जैसी जगह पर लाके रखा गया है। हमारे पास खाने पीने के लिए पानी नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, कुछ नहीं है। हमें यहाँ पे अंदर बंद रखा गया है और बाहर जाने की अनुमति नहीं है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड हैं और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी हमें नाइजीरिया भेजने का कोई और तरीका निकाला जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं, हमारी मदद करिए। हमारी फैमिलीज हमें चाहती हैं हम वापस आए, हमारी मदद करिए और हम सबको प्लीज घर वापस लाइए, घर वापस लाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी विनती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करें, हमारी मदद करें, वही कर सकते हैं हमारी मदद, और हमें घर सेफली वापस लाएं। नमस्कार, रोशन अरोड़ा, 3rd ऑफिसर। प्लीज़ हमको यहाँ से निकाल लीजिए। मैं हीरोइक उड़न में हूँ और हम लोग यहाँ पे इक्वाटोरियल गिनिया में पिछले 85 डेज से फंसे हुए हैं। प्लीज़ हमें बचा लीजिए। चीफ ऑफिसर को ऑलरेडी यहाँ की नेवी ले जा चुकी है और हम लोग को रात को नाइजीरियन नेवी के हवाले कर दिया जाएगा, रात को या कल सुबह, अभी पता नहीं है। और ऑलरेडी कमांडर आ चुके हैं। अब हम लोग को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें वहाँ जाने से रोकिए प्लीज़। आई एम वेरी मच श्योर दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर विल हेल्प अस आउट एनीवे। थैंक यू। मर्चेंट नेवी के प्राइवेट जहाज में भारत के 16 जवान फंसे हुए हैं। ऐसे में कानपुर के रहने वाले रोशन अरोड़ा का परिवार अपने बेटे को मुश्किल में पाकर काफी चिंतित है। ऐसे में भारत सरकार से लगातार पीड़ित परिवार बेटे को वापस और वतन वापसी की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हमारे साथ वही पीड़ित परिवार मौजूद है। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? कोमल जी, आपके भाई जो है वो गिनी देश में फंस गए हैं। कितने लोग हैं और क्या हुआ था, थोड़ी जानकारी दीजिए। ये इस शिप को ऑर्डर मिला था कि आप नाइजीरिया से क्रूड ऑयल लीजिए और उसको जहाँ पे मतलब पोर्ट करना है वहाँ पे लेकर जाइए। तो ये लोग नाइजीरिया गए थे क्रूड ऑयल को लेने के लिए। तो वहाँ पे उनको 6 दिन बाद का समय दिया गया कि आप 6 दिन यहाँ पे वेट करिए। सेम नाइट में एक स्टीमर ने उसको फॉलो किया। तो उस स्टीमर ने ये बताया कि हम नाइजीरियन नेवी हैं, बट उसने कुछ लीगली तौर पे कुछ भी मतलब नहीं बताया, ऑफिशियली कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। तो इन लोगों को लगा कि ये शायद समुद्री डकैत हैं, पायरेट्स हैं। तो उन्होंने अपने सभी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए वहाँ के एजेंट से भी पूछा कि क्या ये सच में नाइजीरियन नेवी हैं। तो उधर से भी उनको कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला। तो कंपनी ने इनको ऑर्डर दिया कि आप अपनी शिप को वहाँ से मूव कर लो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने जैसे ही शिप को वहाँ से दौड़ाया, ये इंटरनेशनल वाटर में पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने एक जो गिनी देश है वहाँ की नेवी ने इनको अरेस्ट कर लिया, जबकि इंटरनेशनल वाटर में कोई भी जहाज़ को हाथ नहीं लगा सकता। उन्होंने भी ये रूल को तोड़ा, उन्होंने इंटरनेशनल वाटर से इनको अरेस्ट किया है और बस तब से इनको बंधक बना के रखा हुआ है। लगभग 3 महीने हो गए हैं। भाई को फंसे हुए 3 महीने हो गए हैं। बात अब ये आ रही है कि गिनी देश में फंसे हुए थे और नाइजीरिया को सौंपा जा रहा है जी। लगातार भाई के आपके वीडियो भी आ रहे हैं। कितनी दहशत है आप लोगों के भीतर और क्या मांग करते हैं? भैया दहशत तो बहुत है। ये तो मतलब क्या हम इसको बोलें, इसको तो हम बोल भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा दिमाग में टेंशन है। कल आपके भाई का एक ऑडियो आया जिसमें उन्होंने ये बोला कि ये मेरा अंतिम ऑडियो है, मेरा अंतिम संदेश है। जैसे इस बात को सुना आपने तो क्या लगा आप लोगों को? कैसा फील हो रहा था अपने भाई का ये दुख सुनकर? बस ऐसा लगा था कि कुछ भी जरिया ऐसा बने कि वो जाएं और उसको ले आए। देखिए हमारे साथ रोशन के पिता भी हैं।
बेटे का कल अंतिम ऑडियो आया कि ये मेरा अंतिम संदेश है, जब सुना आपने तो क्या फील हुआ आपको? सर आप माँ बाप को बता नहीं सकते कि क्या हुआ। जब ये सुना तो उसके बाद से रात हम लोग सो नहीं, पूरी रात हम लोग सो नहीं पाया। उसका क्या हाल होगा नहीं जानता। क्या मांग करते हैं भारत सरकार से? पर भारत सरकार जी से, प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से हाथ जोड़ के विनती है कि सब जितने भी बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पर उनको सही सलामत जो है घर वहीं से ही वापस भेज दिया जाए, गिनी देश से, उनको नाइजीरिया ना लिया। क्या मांग करते हैं भारत सरकार से? मोदी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको किसी भी तरीके से गिनी से ही वापस लाया जाए, अपने देश को नाइजीरिया हैंड ओवर नहीं किया जाए। किसी भी तरीके से ये प्रोसेस को रोका जाए कि वो नाइजीरिया नहीं जाए, क्योंकि अभी जहाँ डिटेंशन सेंटर में 15 लोगों को रखा है उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, उसमें से कई लोग बेहोश हो चुके हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार तो मदद कर रही है। सरकार मदद कर रही है, सरकार मदद करेगी भी, क्योंकि उनके अपने बच्चे हैं ये, तो भारतीय होने के नाते तो करेगी ही सरकार। देखिए, ये था रोशन का परिवार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारत सरकार से उन्हें ये पूरी आस है कि गिनी देश में फंसे हुए 16 भारतीयों समेत कुल 26 लोगों को भारत सरकार वापस लाने का काम जरूर करेगी और जल्द ही उनका भाई उनके घर पर होगा। सूरज पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर। कासगंज से अब खबर, जहां कासगंज में नल से पानी भरने को लेकर दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया। वहीं देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दबंगों ने महिला और लड़कियों को बाल पकड़कर जमकर पीटा। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। घटना अमापुर कोतवाली क्षेत्र के महाराणा प्रताप नगर की बताई जा रही है। तो देखिए, कासगंज से ये खबर है, जहां दबंग किस तरीके से महिला और लड़कियों पर हाथ उठा रहे हैं उसका ये पूरा वीडियो सामने आया है।